नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में कबीर की साक्षरता पर या उनके पढ़े लिखे होने पर या निरक्षरता पर चर्चा कर रहे थे। हमारे जमाने में हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो सेठे की कलम प्रयुक्त होती थी, जो जरा अच्छे माने जाते थे वो गनवर की कलम का प्रयोग करते थे, और जो नरकुल की कलम का प्रयोग करता था वो तो धन्ना सेठ माना जाता था। फाउंटेन पेन जैसी चीज हम लोग केवल देख सकते थे, कुछ लोगों के पास छूने की हिम्मत भी नहीं होती थी। प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक फाउंटेन पेन नॉन ग्राटा थी। वह किसी विद्यार्थी के पास देखी नहीं जानी चाहिए थी। लिखने की बात तो अलग है। अंग्रेजी वालों के लिए कक्षा 6 से जी निब का प्रयोग होता था, वो भी होल्डर के साथ जी निब। फाउंटेन पेन अंग्रेजी में भी नहीं चलती थी। हाई स्कूल से फाउंटेन पेन अलाउ हुई। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, उस समय मैं देखता था कि कुछ लोग अपनी जेब में 1, 2, 3 फाउंटेन पेन लगाए रहते थे, और जेब में एक छोटी सी डायरी भी रखते थे। फाउंटेन पेन में स्याही भरी रहती थी, गोया मसी, कागज और कलम तीनों उनके साथ रहती थी। अर्थात वो पढ़े लिखे थे। जिसकी जेब में फाउंटेन पेन लगी रहती थी वो पढ़ा लिखा माना जाता था। अगर डायरी भी हो तो पक्का हो जाता था पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे की यह पहचान हमारे बाल्यकाल में थी। उसके पहले पढ़े लिखे की क्या पहचान रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तब जब कागज ही नहीं था, और कागज था भी, फाउंटेन पेन नहीं थी, तो स्याही का डिब्बा लेकर और कलम लेकर के और पोथी लेकर के कौन चलता रहा होगा? जो चलता रहा होगा वही विद्वान समझा जाता रहा होगा। जो पोथियां लेकर चले वो विद्वान, जो बिना पोथी के चले वो विद्वान नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं। अब इसी तरह कल्पना कीजिए, आगे जब कागज कलम कुछ नहीं था तो शिलापट्ट लेकर कौन चलेगा, कौन चलता रहा होगा? तब विद्वान नहीं थे क्या? तब पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी क्या? हमारे विद्वानों को सोचना चाहिए कि वे सर्टिफिकेट कैसे दे देते हैं किसी को पढ़ा लिखा होने का और ना होने का, बिना इन सब बातों पर विचार किए हुए। महात्मा तुलसीदास ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? किस विद्यालय में पढ़ाई किया था उन्होंने? इसका कोई हिसाब किताब है क्या? सूरदास ने किस विद्यालय में पढ़ाई करी थी? इसका कोई हिसाब किताब है क्या? तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? आखिर पढ़े लिखे होने का सबूत क्या होता है? पढ़े लिखे होने का साक्ष्य क्या होता है? पढ़े लिखे होने का साक्ष्य कालिदास की कृतियां हैं। पढ़े लिखे होने का साक्ष्य बाणभट्ट की कृतियां हैं। कोई यह पूछने नहीं जाता कि बाणभट्ट कितना पढ़े थे, कोई यह पूछने नहीं जाता कि कालिदास कितना पढ़े थे। बस इसी से काम चल जाता है कि हाँ वो पढ़े थे, विद्वान थे, इसी से काम चल जाता है। तुलसी भी विद्वान थे, इसी से काम चल जाता था, चल जाता है। स्नातक थे कि नहीं थे ये कहीं से इसका कोई प्रमाण नहीं है। सूरदास स्नातक थे कि नहीं थे इसका कहीं से कोई प्रमाण नहीं है। अब लोगों ने क्या किया कि जब उनको कबीर की बोली समझ में नहीं आई
तो बेचारे कैसे कहते कि कबीर की बोली हमारी समझ में नहीं आती? विद्वान है, कैसे कहें कि हम नहीं जानते? ये तो कह ही नहीं सकते थे। तो आखिर क्यों समझ में नहीं आ रही है? इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि कबीर खुद ही विद्वान नहीं था। बस ये एक हथियार मिल गया कि कबीर को कह दो कि कबीर ही पढ़ा लिखा नहीं था। भाई पढ़ा लिखा नहीं था तो उसकी बात पढ़ा लिखा कैसे समझेगा? पढ़ा लिखा तो पढ़े लिखों की बात समझेगा, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसकी बात पढ़ा लिखा कैसे समझेगा? तो भाई उसको पढ़ा लिखा, उसको कह दो कि कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, फिर अपनी नासमझी पर पर्दा डाल दो। अब इसके खोज में क्या हुआ कि हमारे विद्वानों को महात्मा कबीर का एक इकबालिया बयान मिल गया। वो बयान यूं था, बहुत प्रसिद्ध है, आप भी जानते होंगे। मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। सुना होगा? बस शब्दों पर ध्यान देकर रहिएगा। मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। बस ये हो गया और कबीर जो है जजमेंट दे दिया गया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इसी एक पंक्ति पर जजमेंट हो गया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इसी एक पंक्ति पर यह भी जजमेंट हो गया कि कविता के लिए या अध्यात्म के लिए या विज्ञान के लिए कबीर के पास जाना व्यर्थ है। और इसी एक वाक्य पर यह भी हो गया कि कबीर ने समाज को कुछ नहीं दिया। कबीर ने समाज को कुछ दिया नहीं, उनके पास समाज को देने लायक कुछ था ही नहीं। ये जजमेंट हो गया। जब इकबालिया बयान मिल गया तो जजमेंट यही होना था। लेकिन विद्वानों से मेरा प्रश्न है और आप लोगों से भी प्रश्न है, मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जब तक ये छूयो है और जब तक ये गयो है तब तक ये कबीर का इकबालिया बयान नहीं है, यह किसी तीसरे का बयान है। और तीसरे के बयान पर आपने भरोसा कर लिया, कोई बात नहीं, गवाह तो गवाह होता है, भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यह गवाह जो कह रहा है मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये क्या चश्मदीद गवाह है? ना, चश्मदीद गवाह नहीं है। अगर आपको व्याकरण की जरा सा भी जानकारी है तो इससे यह हो जाता है कि यह पंक्ति कबीर द्वारा नहीं कही गई, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कही गई और उसको आप गवाह मानते हो, लेकिन वह चश्मदीद नहीं है क्योंकि यह बाद में कही गई है। मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वह काम जो हो चुका है उसकी बात हो रही है। इसका मतलब यह बयान चश्मदीद बयान नहीं है। इसमें कहने वाला कहीं यह नहीं कहता कि मैंने कबीर को ऐसा देखा है कि वो मस कागज छूते नहीं थे, छुए नहीं थे, कहीं ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप तो जानते हैं ये किसी दोहे की लाइन है, अर्धाली है, एक पंक्ति है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस दोहे की दूसरी पंक्ति क्या है? वह विद्वान जो इसको कोट करते हुए घूमते हैं वह बताएं कि इस दोहे की दूसरी पंक्ति क्या है। कहां से लिया ये दोहा, कहां मिल गया उनके दोहा? ये इकबालिया बयान कबीर का कहां दर्ज है? मैंने तो पूरी कबीर ग्रंथावली में ये इकबालिया बयान नहीं देखा। मैंने एक ही संग्रह है कबीर वाणी का जिसमें मैंने ये बयान देखा है, और मैंने ये बयान कहीं नहीं देखा। और दोहा जो होता है वो दो पंक्तियों का होता है, आप सभी जानते हो। और दोहे में होता क्या है कि जो दूसरी पंक्ति जो है उसी में कथन का सार रहता है। आप कोई भी दोहा उठा लीजिए, रहीमन बहु भेषज करत, व्याध न छाड़त साथ, ये विवरण है।
और खगमिर बसत अरोग बन हरियनाथ के नाथ, ये निष्कर्ष है। तो दोहे में पहली पंक्ति विवरण की होती है, दूसरी निष्कर्ष की होती है। तो आपने विवरण की पंक्ति दे दी, निष्कर्ष की पंक्ति दिया ही नहीं। तो गवाही भी आपने आधी दिया, आधी गवाही लिए घूम रहे हैं, और उस आधी गवाही पर आप कबीर को निरक्षर बगैर पढ़ा लिखा घोषित कर रहे हैं। वह जमाना था, मैंने पहले बताया, वह जमाना था जब फाउंटेन पेन नहीं थी, होल्डर भी नहीं था, नरकुल की ही कलम रही होगी और मिट्टी की ही दावात रही होगी। तो मिट्टी की दावात और कलम लेकर कोई कहां कहां घूमेगा जनता के बीच में? अगर रखेगा भी तो कहीं कमरे में रखेगा, जनता के बीच में नहीं रखेगा। तो जनता मस्य कागज छूते हुए नहीं देखेगी, कोई बहुत अंतरंग होगा वही देखेगा। तो एक दोहे की आधी लाइन वो भी कबीर की नहीं है, ये व्याकरण से प्रमाणित हो गया। जब कहा जाता मस्य कागज छूयो नहीं, इसका मतलब कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा है। अगर दूसरी लाइन नहीं है तो इसमें तो कबीर कहीं आया ही नहीं, तो कैसे कहा जाए कि यह बात कबीर के बारे में कही गई है? यह है विद्वानों की चोरी, और यह बात विद्वान आपको नहीं बताना चाहते, इसीलिए आप इसको आज तक नहीं जान पाए हैं। आज तक आप भी केवल एक ही लाइन जानते हैं, मस्य कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, और इसको कबीर पर चस्पा कर देते हैं। जबकि यह दोहा बीजक में है, यह दोहा बीजक में है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कोट किया जाता है। बीजक में जो दोहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, वह है मस्य कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, पहली पंक्ति। अब इसमें छुओ नहीं गहो नहीं, मतलब ये कोई कह रहा है अपने लिए कह रहा है, कोई कह रहा है अपने लिए कह रहा है। और दूसरी पंक्ति में आ गया क्या? चारों युग के महात्म कबीर मुखें जनाई बात, कबीर भी आ गए। अब इसमें मुखें जनाई बात और मस्य कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। अब क्या हुआ? व्याकरण सम्मत इसकी व्याख्या क्या होगी? अब यहां देखिए, कबीर ही कह रहे हैं, पक्का है कबीर कह रहे हैं, लेकिन वो मस्य कागज छुयो नहीं नहीं कह रहे हैं, मस्य कागज छुओ नहीं कह रहे हैं। मस्य कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, क्या अर्थ हुआ? मस्य कागज छूता नहीं हूं, कलम पकड़ता नहीं हूं, जबानी ही सारी बात कहता हूं। इसमें बगैर पढ़ा लिखा कहां से आ गया? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये जबानी बात कर रहा हूं, मस्य कागज नहीं छू रहा हूं, जबानी बात कर रहा हूं। आप देख रहे? तो जो जबानी बात करता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो लिखकर बात करे वही पढ़ा लिखा है। ये कहां का ज्ञान है भाई? विद्वानों की कहां की परिभाषा है? कहां का लक्षण है? हालांकि जिस समय ये बात कह दी गई कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय तो हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, क्योंकि हिंदी का कोई लक्षण ग्रंथ था ही नहीं। तो इस एक दोहे पर और उसके आधे लाइन पर, वो भी उसको बिगाड़ कर यह कहा जा रहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अब मैंने आपको बीजक में जो उपलब्ध दोहा है, साखी है, वो मैंने पूरा आपको बता दिया, शब्दशः बता दिया। मस्य कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग के महात्म कबीर मुखें जनाई बात। सीधी सी बात इसमें कबीर कह रहे हैं कि मैंने चारों युग का महात्म जबानी कहा है, मैंने कागज कलम नहीं छुआ है, कागज कलम स्याही नहीं छुआ है।
मतलब मैंने इसको लिखकर कहीं नहीं रखा है, मैंने इसको महाकाव्य नहीं बनाया है, मैंने इसकी कोई पुस्तक नहीं बनाई है, मैंने इसकी कोई पांडुलिपि नहीं रखी है। तो कोई पुस्तक ना बनाने से, पांडुलिपि ना रखने से कोई अनपढ़ हो जाएगा? सूर, तुलसी, कबीर या जितने भी लेखक हों आप जोड़ लो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके अलावा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तुलसी के कितने क्लास फेलो रहे होंगे? अगर वो कहीं पढ़े होंगे, कितने क्लास फेलो रहे होंगे? तो तुलसी की रचनाएं हैं, बाकी की नहीं है, तो बाकी पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़े लिखे की कौन सी परिभाषा है भाई आपकी? इसी तरह तमाम गुल आप विद्वानों ने पीछे भी खिलाए हैं कबीर बाणी की व्याख्या करने में, और यहां भी खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कबीर को समझ नहीं पाते, आपकी इतनी समझ नहीं है। मैं कहूं कि आप कबीर को समझ ही नहीं पाते हो। आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन स्थिति यही है कि आप कबीर को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आप कबीर के समय में जा नहीं पाते हो। कबीर के समय की जो हिंदी है वो आपको आती नहीं। और क्या क्या कहूं। आज इस बिंदु पर इतना ही, आगे इस पर चर्चा चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।